नमस्कार। मैं राहुल यादव आप सभी का आपके अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपसे लगभग 2 महीने बाद रूबरू हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। इसके पीछे बहुत ही एक समस्या आ गई थी। हमारे फैमिली में ही किसी की, हमारे पिताजी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई थी, तो घर से बाहर रहना पड़ा काफ़ी दिन। अब आप लोग की दुआ से और ईश्वर की कृपा से, आशीर्वाद से पिताजी हमारे एकदम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। तो हम फिर से एक बार एकदम नई ऊर्जा के साथ आपके सामने जुड़ने जा रहे हैं। हमारी जो टीजीटी की कक्षा थी वो भी बंद पड़ी थी, हम थे ही बाहर थे, मुंबई चले गए थे इलाज के लिए, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। एक बार फिर से जुड़ेंगे। अच्छा, साथ ही साथ आपका पेट फिर आ गया है 2025 यूपी ट्रिपल एससी पीईटी। कुछ खास तो हुआ नहीं इसके पहले वाले पेट से। इस बार देखते हैं क्या कुछ खास होता है। इस बार कुछ होना भी चाहिए क्योंकि चुनावी वर्ष है, सामने चुनाव भी है। तो यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए हम लोग एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। हमारी संस्था, हमारी टीम आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से इस पर प्रैक्टिस करवाएगी। इसका सिलेबस जो है आप लोगों को तो हालांकि पता ही होगा। सिलेबस क्या है, एक बार हम चर्चा करना चाहेंगे सिलेबस के ऊपर। अच्छा, जो टीजीटी पीजीटी वाला आर्ट वाली क्लास है वो भी 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी सुचारू रूप से और कंटिन्यू चलेगी। तो बीच में जो समस्याएं आई उसमें थोड़ा सा आपका क्लास लगभग 2 महीने से ऊपर ही हुआ होगा, हो नहीं पाया। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं भैया। आइए देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट। ये 2025 में एक बार, 24 में तो हुआ नहीं, 21 में हुआ, 2022 में हुआ, 2023 में हुआ, 24 में हुआ नहीं, फिर से 25 में आ गया है। सिलेबस क्या है? ये जो इसका सिलेबस है, देखेंगे कि सिलेबस में सबसे पहले ही बिंदु है, क्या नाम है? इतिहास। कौन सा इतिहास? भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास कुल आपके 5 अंक का पूछा जाता है। 5 अंक और 5 प्रश्न। 100 प्रश्न आते हैं पेट में और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। तो 5 नंबर तो आपका यानी भारतीय इतिहास से पूछा जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी 5 नंबर का 5 प्रश्न पूछा जाता है। भूगोल से 5 प्रश्न आता है आपका, जियोग्राफी से 5 प्रश्न आता है, अर्थव्यवस्था से आप देख रहे हैं 5 प्रश्न आपका पूछा जाता है। किससे? अर्थव्यवस्था से। अर्थव्यवस्था से भी आपका प्रश्न आता है भैया 5 प्रश्न। भारतीय संविधान से 5 प्रश्न आता है। किससे? भारतीय संविधान से। सामान्य विज्ञान से भी 5 प्रश्न आता है, जो कि यशवंत सर करा ही रहे हैं। प्रारंभिक अंकगणित, जो कि आपके ट्रिकी रवि सर हैं, वो लेकर आ रहे हैं। ग्राफ तालिका से भी 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आता है, यानी 5 क्वेश्चन ये प्रारंभिक अंक गणित से आते हैं। और आप देखेंगे कि अच्छा, सामान्य हिंदी भी है जो हम ही लेकर आएंगे। यानी आपके बीच में सामान्य हिंदी, भारतीय संविधान और भारतीय इतिहास, यानी ये जो सेक्शन है हिस्ट्री का, हिस्ट्री के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन भी उसी में समाहित होगा, भारतीय इतिहास के साथ साथ उसके साथ पॉलिटी यानी आपका संविधान और हिंदी। ये हम आपके सामने इतना, आपकी जो है लगभग लगभग आप मान के चलिए जितना पढ़ाया जाएगा हूबहू क्वेश्चन आपका फंसाया जाएगा। पेट में बहुत बढ़िया स्कोर आपका होने वाला है, आपकी परसेंटाइल बहुत तगड़ी होने वाली है। बस आप जुड़ना ना भूलें। प्रत्येक कक्षा को बहुत ध्यानपूर्वक ध्यान से देखना है आपको। 5 क्वेश्चन का आपके ये ग्रामर आता है, जिसमें आपका संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंक, संस्कृत, विन्यासक, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक एवं रचनाएं, गद्य एवं पद्य, ये 5 नंबर का आता है। इंग्लिश आपकी 5 नंबर की आती है। रीजनिंग, लॉजिक, रीजनिंग जो है यह भी आपकी 5 प्रश्न की आती है। करंट आपका 10 नंबर का आता है। भैया करंट का रोल बड़ा है, देख लो। करंट आपका ये जो सामयिकी है यह आपके कितने नंबर की आती है भैया? यह आपके 10 नंबर का। सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, आपका 10 नंबर का यह भी है। ध्यान दीजिएगा, सिलेबस को आपको पता होना चाहिए बहुत बेहतरीन तरीके से। साथ ही साथ हिंदी में जो हमने बताया कि गद्य और पद्य आता है, एक गद्य आएगा उसके 5 प्रश्न दे देगा, उसमें से छाट को आपको लिखना होगा। तो इस प्रकार के 2 प्रश्न आते हैं, कुल 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 नंबर के आते हैं। मैथ में आपका ग्राफ है, आपका ग्राफ आ जाएगा, तालिका हो जाएगी। ये मैथ का पोर्शन रवि सर लेके आएंगे। यानी कहने का मतलब है हम आपके सामने
भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, हिंदी और संविधान से संबंधित जो प्रश्न पत्र है 2021 वाला यह सॉल्व कर रहे हैं। अलग अलग अध्यापक अपना अपना सब्जेक्ट लेकर आपका क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। तो अभी हम 2021 वाला प्रैक्टिस जो 2021 में पेड पहली बार हुआ था वो पेपर हमारी टीम आपके सामने लेकर उपस्थित हो रही है। उसमें से हम संविधान, इतिहास और हिंदी लेकर उपस्थित हो रहे हैं। ये 21 वाला करा लेंगे, 22 वाला करा लेंगे, 23 वाला करा लेंगे। उसके बाद हम लोग बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बना के आपको सिलेबस के अनुसार आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। इसके लिए आप लोग टेंशन फ्री रहिएगा। बस केवल अपना ध्यान, अपना फोकस पढ़ाई पे लगा दीजिए ताकि परसेंटाइल बढ़िया आवे भैया। परसेंटाइल बढ़िया नहीं रहेगी आपकी तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर आपने देखा होगा जो 21 का लेखपाल हुआ, 22 वाले पेड से वीपीओ की वैकेंसी आई, हमारे कई भाई बहन ऐसे हैं जो फॉर्म भर ही नहीं पाए। क्यों? उसका कारण था कि उनका परसेंटाइल कम था, प्रश्न कम सही हुए थे उनके। तो ऐसी गलती इस बार नहीं होनी चाहिए आपके सामने। चलिए ध्यान दीजिएगा, 2021 का पेपर है ये, हम देखते हैं। अच्छा, आपको पता भी होगा ये तो 21 का पेपर है। हमने बताया कि हिंदी हम सॉल्व करा रहे हैं, हिंदी के साथ संविधान और इतिहास। पहला ही प्रश्न आपके सामने आ गया है हिंदी से संबंधित। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हिंदी से पहला ही प्रश्न आपके सामने मैं लेकर उपस्थित हूँ। एक निर्देशन में एक गद्यांश दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश जो दिया गया है उसे आपको पढ़ना है और इसे पढ़कर ध्यानपूर्वक उस पर आधारित जो प्रश्न दिए हैं उनको आपको छांटकर उत्तर देना है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ है। ये देखिए कि विज्ञान के अनुग्रह से वह सभी प्रकार की सुविधाओं और संपदाओं का स्वामित्व स्वामित्व प्राप्त कर चुका है। यानी इसको आप पढ़ लेंगे, इसको हमारा कोई भी भाई पढ़ लेगा गद्यांश को, वो उत्तर छाट कर लिख देगा। इसमें कोई बड़ी बात ऐसी है नहीं। आगे बढ़िएगा, देखिएगा इससे संबंधित जो प्रश्न है, पहला ही प्रश्न है। क्या कह रहा है भैया, ध्यान दीजिएगा। पहला ही प्रश्न है, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति क्या है। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, अब आगे क्या आएगा, इन चार विकल्पों में से आपको ढूंढ कर लिखना है। कहां से? आपके गद्य में से। विद्युत शक्ति का स्वामी है भाई। ये तो बिना गद्य पढ़े भी आप प्रश्न दे सकते हैं। ऐसे प्रश्नों का जवाब, कुछ प्रश्न ऐसे भी आते हैं जो बिना गद्य पढ़े दिया जा सकता है उसका उत्तर। ध्यान दीजिएगा, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति है, सही है, इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। तो बीए वाला विकल्प बहुत सही लग रहा है भाई। आप लोग छांटिएगा, इसके साथ लिया होगा, जो पेपर सबके पास होगा। जिसके पास नहीं होगा, बुक होगी उसमें प्रीवियस ईयर का पेपर दिया है, हमने अभी लगाया था, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसका लिया होगा आपने। तो ये जो ये पहला प्रश्न है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यही विकल्प नंबर 2 वाला हो जाएगा। प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। यहाँ पे यही लाइन सेट हो जाएगी। आप लोग आगे बढ़िएगा। आप लोग का दिमाग बहुत तेज है भैया, बहुत सब कुछ पता है आपको, बशर्ते आप लोग लापरवाही कर देते हैं। चलिए, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। गद्यांश पढ़ने की जरूरत है ऐसे प्रश्नों में? कोई जरूरत नहीं है। कि वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। विकल्प आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उत्तर मिल जाएगा आपको। संतुलित अनुचिंतन से, पुरानी शिष्ट औपचारिकताओं से, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से और प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं से। एकदम भैया एक आंसर एकदम बढ़िया छाट के लिखा। क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसका प्रश्न जो है दूसरा वाला प्रश्न गद्यांश का, बिल्कुल तीसरा यानी सी वाला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी
विचारणा से। एकदम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा भैया, ध्यान दीजिएगा। विश्व के परिवार क्या लिखा भैया, परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है? ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। क्या कह रहा है कि विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है? यातायात एवं संचार साधनों का विकास, विज्ञान की गतिशील शक्तियां, विज्ञान की जीवन से घनिष्ठता, विश्व बंधुत्व की भावना एवं विकास। एकदम कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। यहाँ पर आप लोग गद्यांश पढ़ने के बाद भाई अगर गद्यांश पढ़ेंगे तो उत्तर उसी में छिपा रहता है इसका, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, इसको आप बड़े आराम से कर सकते हो। तो ये जो तीसरा वाला प्रश्न है क्या कह रहा है, तीसरे वाले प्रश्न का उत्तर आप बताएंगे एकदम भैया कोई गलती नहीं होनी चाहिए, पहला विकल्प वो सही होगा कि विश्व के परिवर्तनों से की लगने वाला प्रमुख कारण है कि यातायात एवं संचार साधनों का विकास, यही गद्यांश में कहा गया है। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न है हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है। जो आपके गद्यांश में यह शब्द प्रयुक्त किया गया है हस्तामलक, यह अभिप्रेत है किससे? अस्पष्ट परंतु सायास बोधगम्य से। पास में रखे आंवले की तरह, हाथी के लिए आंवले की तरह, स्पष्ट और अनावास बोधगम्य। स्पष्ट और अनायास बोधगम्य, यही विकल्प वो सही होगा। विकल्प नंबर, आप गद्य में जाएंगे आपको यही विकल्प निकल कर आएगा, विकल्प नंबर डी वाला, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य, यही सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। जो पैसेज में है आपके गद्यांश में है, किससे है? एक बार मतलब इसमें तो गलती किसी की एक क्वेश्चन की नहीं होनी चाहिए। जो गद्य का आता है क्वेश्चन उसमें तो किसी की एक पैसे की गलती तो होनी ही नहीं चाहिए भैया, ध्यान दीजिएगा। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय, जो पैराग्राफ है उसमें जो एक पद है अंडरलाइन किया गया है वैज्ञानिक चिंतन, यानी वैज्ञानिक चिंतन का जो पद है, जो यह शब्द लिखा गया है पैराग्राफ में, उसका क्या आशय है? उसका पैराग्राफ पढ़े होंगे, एकदम स्पष्ट यही आशय है, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। क्या है? स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन, डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, दूसरा गद्य आपके सामने, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। गद्य, ये जो गद्यांश लिखा गया है इसको आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इसका उत्तर देंगे, तो इसी में सारा कुछ खेला है। आप लोग पढ़ेंगे और उत्तर आपको वहीं से मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, उसके लिए कौन सा प्रश्न है? विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? भैया गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं है कि विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। ऑप्शन को देखिए आप खुद समझ जाएंगे कि मानव जाति के विकास के लिए, तो बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, मानव जाति के विकास के लिए शांति तो सर्वोपरि है, शांति चाहिए ही चाहिए, तभी मानव का विकास होगा। और शांति किसी भी प्रकार की हो सकती है, हर एक क्षेत्र के बारे में कही जा सकती है कि शांति होनी चाहिए। उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए, व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने के लिए। तो सबसे सटीक विकल्प यही ए वाला है भैया कि मानव जाति के विकास के लिए विश्व में शांति आवश्यक है। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? कि ऐसा क्या हो, ऐसा माहौल कौन सा होना चाहिए कि विश्व में व्यापक स्तर पर शांति बनी रहे। ऑप्शन को देखिएगा, हिंसा और भय से क्या शांति बनी रहेगी? कदापि नहीं, अहिंसा और प्रेम से, बिल्कुल अहिंसा और प्रेम से, यही वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन से ही इसका उत्तर निकाल सकते हैं। पैराग्राफ पढ़ने की, गद्यांश पढ़ने की कोई
आवश्यकता ही नहीं है। अहिंसा और प्रेम में बड़ी ताकत है भैया, शांति उनकी बनी रहती है, आप सब कुछ जानते हैं। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। किसके द्वारा भैया? क्या भय के द्वारा, क्या अहिंसा के द्वारा, या मौन पालन द्वारा, सत्य पालन द्वारा? आप इसका आंसर हमें बताइए तुरंत एकदम। इसमें कोई किसी प्रकार की देरी तो होनी ही नहीं चाहिए कि कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। एकदम आप मान के चलिए कि विकल्प नंबर सी वाला जो है यही सही होगा, अहिंसा द्वारा। अहिंसा के द्वारा कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं धन और वैभव, धन और सम्मान, अध्यात्म और उपासना, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। पैराग्राफ तो किसी भी क्वेश्चन के लिए पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आप लोग विकल्प देख के बता सकते हैं कि प्रश्न का उत्तर कौन सा सही होगा। शांति, सुख और रचनात्मक कार्य, ये जो विकल्प नंबर डी वाला है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है कि नितांत शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची क्या है? नितांत का पर्यायवाची आपको पूछा भैया, किसका? नितांत का। एकदम ध्यान दीजिएगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप पर्यायवाची पढ़े होंगे तो नितांत का पर्यायवाची बिल्कुल होता है। क्या होता है? बिल्कुल होता है। बी से बिल्कुल, विकल्प नंबर बी वाला बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। यही बिल्कुल नितांत का पर्याय है। आगे बढ़िएगा, चलिए ये तो हिंदी का पोर्शन रहा आपके सामने, जो गद्यांश से पूछा गया था वो हो गया। अभी व्याकरण वाला भी पोर्शन बचा है, 5 क्वेश्चन वो भी होगा। हिस्ट्री का प्रश्न आ गया है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? कि भारत में ये जो शासक हैं इन्होंने कब शासन किया, सही काल इनका, काल के अनुसार, समय के अनुसार इनका क्रम लगाना है। शेर शाह सूरी है, अकबर है, अलाउद्दीन खिलजी है, इल्तुतमिश है। तो भैया हो इसमें देखिए कि सबसे पहले राजा कौन बना। तो सबसे पहले राजा तो भैया इन सभी में इल्तुतमिश बना। यह 1211 से लगभग 1236 ईस्वी तक शासन किया। कब? 1211 से 1236 तक। आप अलाउद्दीन खिलजी को देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी आपका 1296 से 1316 के मध्य रहा। 1296 से 1316 ईस्वी के मध्य शासन किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अकबर, अकबर तो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक शासन किए। कब? 1556 में गद्दी में बैठे और 1605 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। शेर शाह सूरी के शासन काल का समय रहा है 1540 से 1545 ईस्वी। अब देखिए कि सबसे पहले कौन राजा बना। ये 1500 में बने, यहू 1500 में बने, 1200 में बने, 1296 में, लगभग 1300 में, ये 1211 में बना। कौन? इल्तुतमिशवा। इल्तुतमिशवा गुलाम वंश का शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का यह गुलाम हुआ करता था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था और उसका यह गुलाम था। यानी इसी के लिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। आपसे प्रश्न कभी पूछे कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। यह राजा बनता है, शासक बनता है 1211 में और 1236 ईस्वी तक यह राजपाट करता है। तो सबसे पहले यही यानी चौथा वाला ऑप्शन कौने में भैया? देखिए दो में है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी ये दो विकल्प आपके तो गलत हो गए। चलिए बचा ये। अब देखते हैं कि 12 के बाद भैया 1211 के बाद 1296, यानी अलाउद्दीन खिलजी होना चाहिए समय के अनुसार। तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ है, तीसरे नंबर पे है। तो तीसरा कहाँ है?
तीसरा यहाँ है, यानी ये दोनों विकल्प कट गए, ये विकल्प कट गया। आपको दुइयों एक का पता रहेगा तब भी आप कर ले जाएंगे, लेकिन जानकारी रखिएगा। तो विकल्प नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं 1540 में बना शेरशाह सूरी, पहला वाला, और 1556 में बने अकबर महाराज, यानी 4-3 4-3 1-2, एकदम बिल्कुल क्रम सही है विकल्प नंबर बी वाला। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा भैया, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्न में से कौन सा संत शिवाजी के समकालीन थे? संत शिवाजी के समकालीन थे, क्या तुकाराम थे, चैतन्य थे, नामदेव थे, या शंकराचार्य थे? आपको पता होगा ये जो तुकाराम है यही शिवाजी के समकालीन थे, और यह चैतन्य महाप्रभु के क्या थे? शिष्यों में से थे। क्या थे? शिष्य थे किसके? चैतन्य महाप्रभु के। कौन? तुकाराम, जो कि संत शिवाजी के समकालीन थे। आगे बढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा भैया, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम बताइए। किसका? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का आपको नाम बताना है। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का पहला प्रथम गवर्नर जनरल जो था वह वारन नहीं वारन होगा। क्या होगा? लॉर्ड वारन हेस्टिंग। विकल्प नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वारन हेस्टिंग ही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। और ये जो लॉर्ड क्लाइव है, कौन? लॉर्ड क्लाइव, यह बंगाल का प्रथम गवर्नर था। प्रथम गवर्नर जनरल की बात की गई है प्रश्न में, जो कि वारन हेस्टिंग था। कौन था? वारन हेस्टिंग था। लेकिन आपसे बात करें कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो प्रथम गवर्नर बंगाल का यह लॉर्ड क्लाइव था। यह बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि चरण संहिता से संबंधित है, यानी चरण संहिता किससे संबंधित है? बच्चे बच्चे को पता होगा, डॉक्टरी से, चिकित्सा से। किससे? चिकित्सा से। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए भैया, ये जो कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में, ईसा पूर्व में हुआ था, तो बात सही है। शक संवत की शुरुआत 78 में होती है, यह भी सही बात है, 78 ईस्वी में। मुस्लिम युग की शुरुआत कब होती है? 622 ईस्वी में, यह भी सही बात है। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 1909 दिया है, यही गलत है। इन चारों विकल्पों में से यही डी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है, पूछा है कौन सा सही नहीं है। औरंगजेब की मृत्यु 1709 में नहीं, 1707 ईस्वी में हुई थी। कब? 1707 ईस्वी में। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो बच्चा बच्चा को पता होगा, ग्रांड ओल्ड मैन किसी और को नहीं, दादा भाई नौरोजी को ही यह संज्ञा, यह उपमा दी जाती है। कहा गया है यह संज्ञा, यानी कि भारत के ग्रांड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी गई है? दादा भाई नौरोजी को दी गई है। पहला ही विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी? ये एकदम बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, और पहला ही वाला विकल्प सही मिल गया कि एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। एकदम पहला ही ऑप्शन सही है, ए वाला, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया, ध्यान दीजिए कि मिलान करने के लिए बोल रहा है, मिलान करने के लिए बोल रहा है कि ए जो है दिया गया है ब्रह्म समाज, यानी ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। किस समाज की स्थापना? ब्रह्म समाज की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी।
आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी। आगे बढ़िएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिराव फूले जी ने की थी। किसने? आपका ये पांचवा वाले पे हो जाएगा। अब आप देखिए कि ब्रह्म समाज ए वाला जो है, ए वाले का 3 होना चाहिए, ए वाले का 3 3 में मिल रहा है, ये पहले तो गलत हो गया। बी वाला रामकृष्ण मिशन पहला होना चाहिए, स्वामी विवेकानंद। पहला किसमें है भैया? पहला किसमें है? ये देखिए, यानी कहने का मतलब ये है कि रामकृष्ण मिशन और ब्रह्म समाज दुइये आपको यदि पता रहा, इन दोनों में से कोई दुइये आपको पता रहा हो कि कौन किसका संस्थापक है, आप यह प्रश्न बना ले जाते। आपको यह पता होना चाहिए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी थे। रामकृष्ण मिशन के दयानंद सॉरी विवेकानंद जी थे। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और कब की थी कमेंट करके बताइएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले महाराज ने की थी। ये तो हो गया, यानी ए का दूसरा कौन सा सही होगा? ए का 3 सही होगा, ए का 3 सही होगा। और रामकृष्ण मिशन यानी रामकृष्ण मिशन विवेकानंद जी होंगे, विवेकानंद आर्य समाज यानी दूसरा वाला होगा, और सत्य शोधक समाज यानी पांचवा वाला होगा। चलिए, यह आपके सामने हमने मिला दिया है, आप इसको याद रखिएगा ताकि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है दुइयों एक पता रहे, आप प्रश्न क्या करेंगे, सॉल्व कर ले जाएंगे। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा भैया। कह रहा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था भैया? ये तो सबको पता होगा। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 ईस्वी की बात है। मोहनदास यानी करमचंद गांधी जो है, कहाँ है महात्मा गांधी, इन्होंने ही दिया था करो या मरो का नारा। और कब दिया था? 1942 ईस्वी में दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? इस पद का प्रस्ताव यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। यह भी बात याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया? अगला प्रश्न ध्यान दीजिए कि अच्छा, यहां तक तो हिस्ट्री था, इतिहास था, आप लोगों ने बड़ा अच्छा सॉल्व किया, ध्यान दीजिएगा। अब ग्रामर से जो 5 क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी से, वो आपके सामने है। एकल का विलोम पूछ रहा है आपसे। एकल का विलोम बहुल होगा, सबको बच्चे बच्चे को पता है कि एकल का विलोम बहुल होता है। आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न कह रहा है दर्प का पर्यायवाची क्या होता है? आदमी कहता है नहीं, बहुत दर्पिष्ठ है। दर्प माने घमंडी, घमंडी मतलब अहंकारी। ऑप्शन में यह है कि हाँ, यही तो है विकल्प नंबर बी वाला, यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या? अहंकार। दर्प का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? अहंकार होता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। मन को हरने वाला, मनोहर, जो मन को हर ले उसी को मनोहर कहते हैं। मनोहर कहाँ है भैया? यहाँ देखा, विकल्प नंबर बी वाला, मन को हरने वाला मनोहर कहलाता है। आगे बढ़िएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गागर में सागर भरना यानी बहुत थोड़े में बहुत ज्यादा समाहित कर देना। विकल्प नंबर कौन सा है? बी वाला, थोड़े में बहुत कुछ कह देना, यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस मुहावरे का जो अर्थ है थोड़े में बहुत कहना, यानी गागर में सागर भर देना। अगला प्रश्न कह रहा है शुद्ध वर्तनी छाटिए। शुद्ध वर्तनी छाटना है आपको। महत्वाकांक्षा, ये तो गलत लिखा है, डबलता होना चाहिए। यही देखो, डबलता किसमें है भैया? महत्वाकांक्षा, यह भी गलत है, यही सही है। देखो, महत्वाकांक्षा, यही विकल्प नंबर सी वाला बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, यहां तक तो 5 क्वेश्चन आपका जो हिंदी से पूछा जाना था, ग्रामर सा जो पूछा गया था वो तो हो गया। पॉलिटी हम ही को पढ़ाना है, पॉलिटी का पेपर हम ही लेकर आएंगे, प्रैक्टिस का हिंदी का हम ही लेकर आएंगे, इतिहास का हम ही लेकर आएंगे। इसलिए तीनों सेट हम लोग एक ही में रखें
हिस्ट्री, पॉलिटी और हिंदी, ये तीनों से हम क्वेश्चन बना के प्रतिदिन, अभी तो प्रीवियस ईयर का हो रहा है, इसके होने के बाद अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी और हिंदी से ला के आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। आप लोग देखिएगा। और कह रहा है कि संविधान से पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सही बात है। जो संबंधित है किस आर्टिकल से, किस अनुच्छेद से संबंधित है? बिल्कुल बच्चे बच्चे को पता है, आर्टिकल 21 के ए से, 21 के ए से यह कथन एकदम स्पष्ट होता है कि जो शिक्षा का अधिकार है यह मौलिक अधिकार है। यह कहाँ लिखा गया है? अनुच्छेद 21 के ए में लिखा गया है। अनुच्छेद 19 में क्या है भैया? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 में क्या है? मुस्लिम धर्म से संबंधित है, मुस्लिमों को सहूलियत दी गई है। आप लोग पढ़िएगा और ये सब चीजें तो आपको पता ही होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। हालांकि जो नहीं याद है हम याद करा देंगे, एक एक पॉइंट जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? भैया तो नेहरू तो रखे रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू। कितना सस्ता क्वेश्चन है, देख रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू, पहला ही विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? अभी हमने चर्चा कर ली थी, ध्यान दिए होंगे तो आप उत्तर तुरंत बता देंगे। अनुच्छेद 29। कौन सा? अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हित की बात कही गई है, उसी में इनके हित बताए गए हैं। किसमें? आर्टिकल यानी अनुच्छेद 29 में। आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया, ध्यान दीजिएगा कि भारत के संविधान में जन क्या है? संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें समाहित है? क्या वह राज्य सूची का विषय है, क्या वह समवर्ती सूची का विषय है, संघ सूची का, या इनमें से कोई नहीं है? तो भैया ये जो भारतीय संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता दी गई की बात कही गई है, यह राज्य सूची के अंतर्गत आती है। किस सूची का विषय है? यह राज्य सूची का विषय है। पहला ही विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। पॉलिटी से अंतिम प्रश्न यानी पांचवा जो प्रश्न पूछा गया था आपसे, वह क्या कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था बहुत, पंचायती राज व्यवस्था क्वेश्चन वही थे। एक क्वेश्चन आना है, हालांकि प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। बस क्लास को पूरा देखना है और रेगुलर देखना है, कोई भी क्लास मिस होनी नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हो कि हमारा परसेंटाइल 90 प्लस 99 प्लस आए, तो क्लास मिस नहीं करनी है। और जितने भी शिक्षक इस बैच में लेकर उपस्थित हो रहे हैं आपका प्रैक्टिस सेट, एक एक पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। आप देखिएगा कितना क्वेश्चन आपका, अगर न 99 परसेंटाइल हुआ बताइएगा। ध्यान दीजिएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किसके अंतर्गत रखी गई है? तो डीपीएसपी का मामला है। भारत राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है। यह बात ध्यान रखना है, याद रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यही तो है भैया पूर्वांचल कैरियर की खूबी। तो दोस्तों आप लोग को कैसी लगी क्लास बताइएगा। अभी आगे 2022 वाला पेपर हो जाएगा, फिर 23 वाला, उसके बाद हम लोग बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो है जो कि महत्वपूर्ण होंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।